जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि यह मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और यह आपको 2023 में 16/7/2023 में पूछा गया प्रश्न का यह पेपर है। दोस्तों, उसमें हम आपको बताए थे कि अगर आप लोग का सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहता है तो इसका डिटेल वीडियो लेकर के आए हैं, जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में एक एक पॉइंट जो अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के ओरिएंटेड आने की संभावना है या उस टॉपिक से पूछने की संभावना है, उस प्रश्न को पूरा डिटेल के साथ में आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक लगे रहिएगा और वीडियो को शेयर करके और कंटिन्यू जुड़ जाइए। जो मैं नोट कराऊंगा आप उसे नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ में। ऐसे छोटे छोटे प्रयास ही आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है, तो वीडियो को स्किप मत करिए, ठीक है। तो हम लोग पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक राजधानी से पूछता है या फिर उससे मुद्रा से पूछ देता है। जैसे था कि कीव की राजधानी कहाँ है। कीव किसकी राजधानी है? तो यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव है और वहां की मुद्रा जो है रिबिनिया है, याद रखिएगा। उसके बाद में आपको इसका सही जवाब आपको पहला ऑप्शन हो गया है। दूसरा काम में देखिएगा, जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड जो है आपको इसका राजधानी बर्न हो जाएगा और वर्न और इसका पाउंड स्टर्लिंग चलता है। उसके बाद में स्वीडन है, स्वीडन का स्कॉटहोम हो जाएगा और स्वीडिश क्रोन चलता है मुद्रा वहां की। स्पेन मैड्रिड राजधानी हो जाएगी और वहां की मुद्रा यूरो चलता है। कंप्लीट हुआ, 4 पॉइंट कंप्लीट हुआ। ऐसे ही करके हम लोग पूरा का पूरा आप लोग को कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। देखिए, दूसरा प्रश्न था कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। यह आपको सही जवाब हो जाएगा, कुंवर सिंह कर रहे थे जगदीशपुर से, बिहार से। अब उसके बाद में खान बहादुर शाह, खान बहादुर जो थे आपको बरेली से कर रहे थे। और दूसरा वाले ऑप्शन जो है अजीमुल्ला खान, यह कानपुर के बिठूर क्षेत्र से कर रहे थे। कानपुर में ज्यादातर नाना साहब आएंगे, प्रश्न में ज्यादातर नाना साहब से पूछा जाता है, लेकिन अजीमुल्ला खां का दिया जाएगा तो आपको कानपुर में बिठूर से यह नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे। यह आपको कंप्लीट है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपको चौथा नंबर रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस रहेगा, वही चीज पे हम लोग चर्चा करना है। चौथा नंबर में कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। ठीक, उसको थोड़ा सा गलत बता दिएगा, इसको में ध्यान रखिएगा। यह संकटग्रस्त जाति में भी और विलुप्त जातियां ये दोनों में आ रही है, ये दोनों है। तो आपको यह जो है आपको या तो ऑप्शन सेट करने में गलती हुआ या जो भी कुछ है, लेकिन संकटग्रस्त और विलुप्त जातियां दोनों में, जैसे हिमालय भालू है आपको संकटग्रस्त में है और विशाल पांडा है आपको विलुप्त जाति के अंदर में आता है। तो आपको जिस हिसाब से ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। आगे है, उसके बाद में आपको छठा नंबर देखिए। और इसको मैं एक चीज और बता दें कि जैसे में आपको जो विलुप्त जातियां हैं या फिर विलुप्त संकटग्रस्त जातियां हैं, पक्षी पंछी जानवर या फिर विलुप्त हो गया है, इसका डेटा कौन जारी करता है? इसका डेटा जारी करने वाला एक संस्थान है IUCN, याद रखिएगा, IUCN। यह जो है आपको यह डेटा जारी करता है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा ही यह डेटा जारी किया जाता है। सबका अलग अलग कैटेगरी है, रेड लिस्टेड है, येलो लिस्टेड है, ऐसे करके होता है। जो रेड लिस्टेड होता है वह विलुप्त हो चुका है। आगे देखिएगा, उसके बाद में छठा नंबर देखिए, सोलर सेल से है। सोलर सेल बने हुए हैं, सोलर सेल जो है आपको बने हुए हैं, इसका आपको सही जवाब आपको हो जाएगा साथियों कि यह अर्धचालक का बना होता है। क्या होता है? तो अर्धचालक के बना होता है और अर्धचालक में भी आपको सिलिकॉन का बना होता है। तो सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। कंप्लीट हुआ। देखिए, इस सोलर सेल कार्य किस सिद्धांत पे करता है? तो यह जो कार्य करता है फोटोवोल्टिक प्रभाव सिद्धांत पे काम करता है। क्या है? क्या? फोटोवोल्टिक प्रभाव के प्रभाव पर यह काम करता है। इसको में क्या होता है कि प्रकाश में फोटोन, प्रकाश में जो है आपको फोटोन का अंश होता है और वह आपको ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन में बदल देता है, ठीक है। और सूर्य से प्रकाश प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आता है। कैसा? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंदर में आता है साथियों। आगे देखिएगा, उसके बाद में 7वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। वीडियो को आपको शेयर करते चलिए। देखिए, इतना डिटेल से बता रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इतना डिटेल से कोई बताएगा।
और देखिए इतना बार आपको रिपीट कराया जाएगा साथियों कि आपको यह सेट देखते देखते आपको आधा कंप्लीट हो जाएगा। 7वां नंबर में है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन कौन से देश शामिल नहीं थे। दिए गए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ब्रिटेन शामिल नहीं थे। क्या था? ब्रिटेन शामिल नहीं था धुरी राष्ट्र की ओर से। बाकी इसका डिटेल समझिएगा। जैसे में आपको देखिए कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला है। ध्यान रखना है 1939 से लेकर के 45 तक चला है। और इसमें दो गुट के बीच में युद्ध हुआ। एक तरफ मित्र राष्ट्र लड़ रहा था और दूसरा तरफ धुरी राष्ट्र लड़ रहा था। मित्र राष्ट्र में देखिएगा ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका, यह सब आपको मित्र राष्ट्र की तरफ था। उसके बाद में आपको धुरी राष्ट्र की तरफ में जर्मनी, इटली, जापान, यह सब धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। कंप्लीट है। देखिए अब इसको कारण क्या हुआ था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण शुरू कर दिया था। जर्मनी ने क्या किया था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और यह जो इसको जर्मनी के इतना मजबूर कर दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको इतना कसौटी कस दिया गया था कि इसको मजबूरन ही द्वितीय विश्व युद्ध करना पड़ा। मजबूरी था, इतना कसौटी डाल दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। वह भी आगे प्रश्न, उसको भी आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां से आपको 15 नंबर रहेगा, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट है उसी को फॉलो कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह रिपीटेड है और इस टॉपिक से आने की संभावना है, इसीलिए हम लोग इसका फॉलो कर रहे हैं। 15 नंबर देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में आपको कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको 12 होगा, ध्यान रखना है। और यह जो आपको मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। सबसे पहले समझेंगे कि राज्यसभा का जो संविधान में उपलब्ध माने की व्याख्या कह सकते हैं या फिर प्रावधान कह सकते हैं, तो अनुच्छेद 80 में है। 80 में इसका प्रावधान है कि एक राज्यसभा होगा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी कहा जाता है, जो विघटित नहीं होता है। इतना आपको कंप्लीट रखना है। आपको कई बार प्रश्न रिपीट किया गया है। इसको में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या है आपको 250 हो सकती है, और जिसको में से 12 को मनोनीत होता है, और जो प्रतिनिधित्व यानी कि प्रतिनिधि के रूप में स्टेट और यूटी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके 238 पे आपको चुनाव होता है, और यह प्रतिनिधि यहाँ से चुन के आते हैं। कंप्लीट है। उसके बाद में देखिएगा आपको राज्यसभा के सदस्य का उम्र से प्रश्न पूछेगा, तो इसका उम्र आपको 30 वर्ष का होता है। क्या होता है? 30 वर्ष का होता है। और इस उम्र का प्रावधान है अनुच्छेद 84 में दिया गया है। अब हमें नहीं लगता है कि इससे ज्यादा प्रश्न आपको पूछ सकता है साथियों, तो ये हिसाब से आपको कंप्लीटली हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। आपको जिस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बोले थे, वादा किए थे, और आगे भी अगर आपको सहयोग रहा तो इसको और सारे सेट जो कराएंगे उसको भी पूरा डिटेल के साथ में लाएंगे। थोड़ा इसको पे टाइम देना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है साथियों। तो आप लोग का सहयोग करिए, मोटिवेशन बनेगा, ऊर्जा मिलेगी, तब आपको सामने यह प्रस्तुत करता रहूंगा लगातार। 18 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी क्या है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार का जो सर्वोच्च चोटी है साथियों, आपको अन्नाइमुदी हो जाएगा। ऑप्शन के प्रश्न के अनुसार ऑप्शन पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। एक ऑप्शन को देखिए, जिसे अन्नाइमुदी है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वही दोदा बेटा है, दोदा बेटा है दूसरा ऑप्शन वाला, यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। किसका? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी मानी जाती है। उसके बाद में हिमाद्री है, ध्यान रखना है। क्या है? सॉरी, महेंद्रगिरी तीसरा ऑप्शन वाले है। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। इसमें एक चीज कंफ्यूजन है, याद रखिएगा कि यह महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट का पहले जो सबसे ऊंची चोटी में के अंदर में आता था, अब जो वर्तमान में है यह दूसरा हो गया है, सेकंड स्थान पे ही चल गया है साथियों। और अभी प्रथम स्थान पे जो है जिगदाड़ा चोटी है, ध्यान रखना है।
जिगदाड़ा चोटी जो है आपको प्रथम स्थान है महेंद्रगिरी के, और उसके बाद में पूर्वी घाट का, और पूर्वी घाट का दूसरा चोटी अगर हो जाए तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। चलिए कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको 20वां नंबर प्रश्न रहेगा, और इसको प्रश्न को पढ़िए। जैसे मनुष्य का नेत्र से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें है कि पुतली का आकार नियंत्रण होता है। मनुष्य की जो आंख है उसमें पुतली होता है, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर आपको सही जवाब परितारिका के द्वारा होता है, पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे देखिए कि मानव नेत्र में जो पुतली का आकार नियंत्रण परितारिका करती है, कॉर्निया क्या करती है? तो कॉर्निया आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश का केंद्रित करने का काम करता है। आंख में जो प्रकाश इंटर करता है उसको एक केंद्र पर भेजना कॉर्निया का काम है, और यह आंख के सुरक्षा के रूप में भी कार्य करता है, जिसको में बाहरी धूल कण से रोकता है, और अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि यूवी किरणें आता है, यूवी किरणें आता है उसको भी रोकने का काम आपको कॉर्निया करता है। उसके बाद में रेटिना है। रेटिना का काम है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो आपको आंख में प्रकाश इंटर किया है और वह जाकर के रेटिना पकड़ता है, और रेटिना पर ही आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है, और चाहे एक चीज देखिए कि रोशनी के साथ रोशनी जो अंदर प्रवेश की है आंख में, वो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है, और तंत्रिका तंत्र में यह सूचना भेजने का भी काम करता है। यानी कि आपको तंत्रिका तंत्र संकेत के बदलने का काम भी है आपको रेटिना करता है। यानी कि इसके पास किसी चीज का दृश्य गया और यह तंत्रिका तंत्र के रूप में तंत्रिका तंत्र में कन्वर्ट कर देगा, सूचना दे देगा, और वह दिमाग के पास भेजेगा और दिमाग उस पर डिसाइड करेगा। ठीक है, आगे देखिए लेंस है। आंख में जो लेंस लगा रहा था, एक लेंस होता है, वह मनुष्य के आंख के अंदर में द्विउत्तल कहीं कहीं दे देगा, वायु कन्वेक्ट दे देगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है उत्तल। क्या रखना है? तो उत्तल लेंस होता है आंख के अंदर में। कंप्लीट है, आगे देखते हैं। आगे आपको 23 नंबर प्रश्न को देखना है। 23 नंबर प्रश्न में है, देखिए इसमें है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। यानी कि सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसको आपको क्या, तो मध्य हिमालय, क्या मध्य में जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न का अर्थ ये हुआ। तो आपको यह भी यही प्रश्न है, इसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यह प्रश्न आपको रिपीटेड होगा और यह कंफ्यूजन जनरेट करने वाली प्रश्न है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। प्रश्न के अनुसार आपको दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय हो जाएगा। अब एक एक हिमालय को समझिएगा। जैसे पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय है तो आपको सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय कहलाता है। उसके बाद में सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली के बीच में जो नदी के बीच में जो पड़ती है उसको आपको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको देखिएगा कि काली, क्या रखना है? काली और तीस्ता के बीच में जो पड़ती है तो आपको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और वही आपको चौथा वाला है कि आपको तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय कहा जाता है। तो इस सारी चीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो फिर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो इसको नोट डाउन करके आपको टिक बना करके ऊपर आप साट लीजिए। इसको कई बार आपको देखने के बाद में ही आपको यह याद रहेगा, क्योंकि ऐसा इसका सिनारियो है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको रहेगा 23 नंबर के बाद में। 23 नंबर के बाद में आपको 24 नंबर लगने वाला प्रश्न रहेगा, जो एकदम इंपॉर्टेंट है। इसका परिभाषा सहित जानना जरूरी है साथियों। और वीडियो को इतना मेहनत कर रहे हैं, दबा के शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को इसके पहले वाला भी लाइक, आप लोग बहुत अच्छा खासा सपोर्ट किए, इसके बहुत संतुष्ट हैं, बहुत एनर्जी मिला है और इसको हम काम कर रहे हैं। 24 नंबर है, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? देखिए, सरकार अगर किसी चीज पर से वो प्रतिरोध है, अवरोध है, यानी कि प्रतिबंध है, उसको हटा लेती है या फिर उसको कम कर देती है, हटा लेती है या उसको नियम को सख्त तथा जो कम कर देती है, तो वह आपको उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। और उदारीकरण का जनक अगर माना जाए तो ये मनमोहन सिंह को जाना जाता है। मनमोहन सिंह को इसका जनक के रूप में जाना जाता है। अब एक एक करके परिभाषा समझिएगा।
जैसे परिभाषा समझिएगा वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का परिभाषा है साथियों कि संपूर्ण विश्व जो है, संपूर्ण विश्व एक साथ एक जो है एक साझा बाजार बन जाए। यानी कि संपूर्ण विश्व को एक साझा बाजार के मतलब कि इस देश की सामान दूसरे देश में, दूसरे देश की सामान इस देश में अगर सौदा हो रही है तो यह वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन इसको कहते हैं। दूसरा है निजीकरण। निजीकरण का मतलब है साथियों प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कर देना, यानी कि सरकारी स्वामित्व वाली व्यवसाय यानी कंपनी हो या संपत्तियां हो या सेवाओं हो, उसको निजी व्यक्ति के हाथ में बेच देना। उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि जैसे बीजेपी की सरकार आई है तो बहुत सारा एयरपोर्ट है वह अदानी के हाथ में बेच दिया गया है। तो अदानी एक निजी व्यक्ति हुआ और निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया। रेलवे का कई सारे स्टेशन है, आपको रेलवे का कई सारे ट्रेन है जो निजीकरण कर दिया गया है, निजी व्यक्ति को संचालित करने का अधिकार दे दिया गया है। यही चीज आपको निजीकरण कहलाता है। यानी कि सरकारी संपत्ति है, रेल को, वेल को और इस एयरपोर्ट को, यह सबको आपको निजी व्यक्ति के हाथ में दे करके और निजी व्यक्ति से करोड़ों में लाखों में आपको पैसा ले करके सरकार चला रही है। यही प्रक्रिया को निजीकरण कहलाता है। आगे समझिएगा राष्ट्रीयकरण क्या है। एकदम निजीकरण का अपोजिट हो जाएगा साथियों। राष्ट्रीयकरण वो होता है कि जैसे कोई निजी व्यक्ति के कंपनी है, वो कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक है या फिर आपको किसी भी दृष्टि से, किसी भी एंगल से आपको सरकार को लगता है कि यह जो है संपत्ति मेरे पास होना चाहिए, यह कंपनी है, इस पे सरकार के अधिकार होना चाहिए, तो सरकार उस निजी व्यक्ति से एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है। तो वही चीज है आपको राष्ट्रीयकरण हो गया। यानी कि जो पहले प्राइवेट व्यक्ति के कंपनी था वो कंपनी को सरकार खरीद लिए है और वह कंपनी अब राष्ट्र को समर्पित हो गया है, इसीलिए राष्ट्रीयकरण कहलाता है। जैसे देखिएगा आपको इंदिरा गांधी के सरकार में आपको कई सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्राइवेट बैंक था उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इन सब सारी चीज आपको समझ में आया। उदारीकरण में आपको देखें कि अर्थव्यवस्था से अनावश्यक सरकारी नियंत्रण, नियमों या लाइसेंस प्रतिबंध को हटा लेना ही उदारीकरण कहलाता है। और इसमें आया एक एलपीजी के तौर पे आया। एलपीजी गैस वाला नहीं समझिएगा, इसमें है आपको ध्यान रखना है कि लिबराइजेशन यानी कि उदारीकरण। फिर उसके बाद में पी है यानी कि पी जो है आपको प्राइवेटाइजेशन, जी है ग्लोबलाइजेशन, इसको एलपीजी कहा जाता है। और यह आपको 1991 में इसको लाया गया था। यह अधिनियम कह सकते हैं या नियम कह सकते हैं, जो भी है, लेकिन इसको 1991 में इसको लाया गया था। आर्थिक सुधार के तहत इसको लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपको 31 नंबर रहेगा। 31 नंबर प्रश्न है साथियों, आपको यह भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट करके इसको आप जो है नोट डाउन करिए, या जो बता रहे हैं उसको आपको नोट डाउन करिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि अगर करेंगे तो क्या होगा। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगा तो तरलता घटेगी, मार्केट में जो तरलता है पैसा की वह घटेगी। दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब एक एक करके समझिए। जैसे में आपको सबसे पहले रेपो रेट के समझना जरूरी है। रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट होता है साथियों कि आरबीआई बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक। आरबीआई क्या करता है कि वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो बैंक लोन प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के कम समय के लिए धन, अपना पैसा जो है उधार देता है। उसको क्या करता है, उधार देता है। तो इस और जिस रेट पर उधार देता है उसी रेट को रेपो रेट का है। उधार देने का मतलब जैसे सूद पे ही देना, इंटरेस्ट पे ही देना, लेकिन बहुत कम रेट पर देता है, बहुत कम रेट पर देता है, उसको आपको रेपो रेट कहा जाता है। अभी वर्तमान में रेपो रेट भारत के है, आरबीआई का है 6.50 है, 6.5% जो है आपको रेपो रेट है। अब यही चीज का उल्टा जो है आपको, यही चीज का उल्टा आपको रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। अब रिवर्स रेपो रेट में समझिएगा क्या होता है साथियों। यहाँ रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट में होता है
कि अब क्या करेगा कि बैंक के पास में जब संपत्ति ज्यादा हो जाता है, बैंक जो व्यवसायी बैंक है, तो यह व्यावसायिक बैंक के पास में अगर पैसा ज्यादा हो गया तो उससे आरबीआई पैसा लेता है, कहता है कि तू हमको अब सूद पे दो, हमको पास पैसा घट गया है। आरबीआई कहता है मेरे पास पैसा घट गया है, तुम मेरे पास पैसा जमा करो, उसके बाद हम इंटरेस्ट देंगे, तुम मेरे पास में जमा करो, हम तुमको पर उसको पर इंटरेस्ट देंगे। वही चीज रिवर्स रेपो रेट होता है। तो अब इसमें क्या करेगा कि व्यावसायिक बैंक है वो आरबीआई को लोन देता है और वो हमने इंटरेस्ट पे लगाता है। अब रिवर्स रेपो रेट का वर्तमान में अगर रेट देखिए जनवरी 2026 के अंतर, तो 3 ध्यान रखना है 3 3 आपको 3-5 जनवरी के अनुसार रिवर्स रेपो रेट था। समझ में आया। और इसमें अब एक चीज फंडा और समझिएगा, अगर रिवर्स रेपो रेट की वृद्धि किया जाएगा तो क्या होगा कि आपको पैसा में तरलता जो है, आपको ना तरलता है वह आपको कमी आने लगेगा, डाउन होने लगेगा। ये वाला थ्योरी को समझ लीजिए और यही बेस पर यह प्रश्न किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न रहेगा साथियों आपको 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर में है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी नदी से है, यानी कि किस नदी पे धुआंधार प्रपात है। देखिए इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों नर्मदा नदी पे है। कौन सा है, तो आपको नर्मदा नदी पे आपको धुआंधार जलप्रपात है। अब एक एक करके जो हम लोग समझते हैं कौन सी नदी पे कौन सी जलप्रपात है। देखिए चंबल नदी आपको दूसरा वाला ऑप्शन है। चंबल नदी पे जो है आपको सुलिया जलप्रपात जो राजस्थान में है। चंबल नदी वही चंबल का डाकू जो डाकू करने से पहले कहते जय भवानी, तो वही चंबल की बात किया जा रहा है चंबल। तो वही चंबल की नदी पे जो है आपको चुलिया जलप्रपात है जो राजस्थान में है। ठीक है। ताप्ती पर देखिएगा, ताप्ती पर है आपको उकाई परियोजना भी है और उकाई बांध भी है, एक हथनूर बांध है, दोनों याद रखिएगा, उकाई और हथनूर बांध भी है, उकाई परियोजना भी है जो ताप्ती नदी पे है। नर्मदा नदी पर आपने देखें कि धुआंधार जलप्रपात जो है आपको यह जबलपुर में है, जबलपुर के पास में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। एक कावेरी नदी पे याद रखिएगा, वह भी पूछा जाता है। कावेरी नदी वाला साथ ही याद रखना कि शिव सुंदरम जो कर्नाटक में है, और एक जो है आपको होगेन कक्कल है, यह तमिलनाडु पे है। हेगेन कल है तमिलनाडु में है, यह भी आपको कावेरी नदी पे है। दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर रहेगा। 41 नंबर प्रश्न आपको यहाँ है। यह भी प्रश्न एकदम बीबीआई है, इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न में आता भी है और इससे प्रश्न बनने की संभावना भी है। जैसे देखिए प्रश्न पढ़िए, एक देश में एक विशेष जो है आपको वर्ष मतलब साल के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य है वह क्या कहलाता है। तो सबसे पहले समझिए कि उत्पादित सभी अंतिम वस्तु यानी कि कोई भी सामान बना है देश में, और सेवाएं का कुल जो आय प्राप्त होता है वही आपको देश के क्या कहलाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है साथियों क्या कहलाएगा। 4 ऑप्शन आपको सामने है, एक एक करके समझिएगा। तो इसको में आपको सही जवाब है क्या हो जाएगा, तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। ये आपको परिभाषा जब बताएंगे परिभाषा से आप समझ सकते हैं। अब एक एक परिभाषा को समझिएगा। परिभाषा देखिए क्या कहता है। परिभाषा कहता है कि राष्ट्रीय आय क्या होगा। राष्ट्रीय आय जो आपको क्या होगा, तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा समझिएगा। जैसे किसी देश में एक वित्तीय वर्ष का मतलब कि एक साल में, अब वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च तक जो समय है वह वित्तीय वर्ष के अंतर्गत में आता है। तो किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं से कुल जो आय होती है वह राष्ट्रीय आय या फिर जीडीपी भी कह सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा के डिफरेंस है, ध्यान रखना है। दोनों में क्या है, तो थोड़ा सा के आपको डिफरेंस है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, जब दूसरा सभी को परिभाषा बता देंगे तो समझ लीजिएगा। विशुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होगा।
विशुद्ध राष्ट्रीय आय साथियों याद रखिएगा कि देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से कुल जो आय हुई है उसको में से अपना पूंजी जो है प्रिंसिपल जो है उसको अगर घटा लेते हैं तो विशुद्ध राष्ट्रीय आय होता है। जैसे किसी भी चीज का आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसको में आपका कुछ पूंजी लगा होगा, कोई कंपनी का पूंजी लगती है पहले और उसके बाद में उसको बेचती है तो उसको पर इनकम लेती है, अपना सारा मेहनताना ट्रांसपोर्टिंग सारे चीज को काट करके अपना इनकम जनरेट करते हैं। जैसे में आपको कोई कंपनी के बनाने में, किसी प्रोडक्ट को बनाने में एक कॉपी में उसको आपको 5 रुपया खर्च लगता है। अब कंपनी 5 रुपया में तो बेचेगी नहीं, क्योंकि 5 रुपया तो उसको पूंजी लग गया है, उसको बेचेगी आपको 8 रुपया में। तो यही अगर 8 रुपया में से 5 रुपया पूंजी है वो घटा देने के बाद में जो 3 रुपया बचा है वह विशुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाएगा। कंप्लीट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में याद रखिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मतलब याद रखिए साथियों, इंग्लिश में इसको GNP कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें परिभाषा समझिएगा कि एक वर्ष में देश के अंदर नागरिक द्वारा देश के अंदर या बाहर, माने कि देश के कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, बाहर से इनकम करते हैं और अपने देश में भेजते हैं, या बाहर में अपना कंपनी चला रहे हैं, जैसे टाटा समूह हो गया और कई सारी कंपनियां हैं जो दूसरा देश में उसको भी कंपनियां हैं। तो वही चीज समझिए कि देश के अंदर रह करके या देश के बाहर रह करके जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, बाहर रह करके जो आपको अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वही आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप अभी के अभी लाइक ठोकिए और कमेंट मार दीजिए। कमेंट तो आपको मारना ही मारना है अनिवार्य। देखिए चौथा है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जो है आपको, यह तो GNP कहलाया था, अब इसको आपको GDP कहलाएगा, यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद भी आपको राष्ट्रीय आय की तरह ही दिखाई देगा। जैसे देखिए, किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर कहने का मतलब है कि भारत देश के अंदर में रह करके जो इनकम जनरेट किया जाता है, कमाई किया जाता है, वही सकल घरेलू उत्पाद के अंदर में काउंट होता है। बढ़िया समझिएगा, किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर निश्चित समय में यानी कि एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं से जो मूल्य प्राप्त होती है, अंतिम मूल्य प्राप्त होती है, तो वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। समझ में आ गया? यही इतना डिफरेंस था साथियों। आगे नेक्स्ट प्रश्न, आशा करते हैं कि आप इसको दबा करके शेयर करिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको 42 नंबर, अगले प्रश्न है आपको 42 नंबर। इसको देखिए और इसको आपको जैसे आपको सपोर्ट करना हो स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए, आप इसको शेयर करिए। चलिए देखिए 42 नंबर में है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था। साथ ही इससे पहले हम आपको बताएं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी प्रश्न है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण था साथी, आपको ध्यान रखना है 42 नंबर प्रश्न का आपको सही जवाब जो हो जाएगा 42 नंबर का। देखिए ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड है, इसको आपको हत्या कर दिया गया था। क्या किया गया था? इसको आपको हत्या कर दिया गया था। अब एक एक पॉइंट को समझिएगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध है, इसका समय आपको 1914 से शुरू होता है और 18 तक चलता है। कंप्लीट हो गया है, आपको यह डेट भूल नहीं पाइएगा। 39 से 45 तक जो है आपको द्वितीय विश्व युद्ध चला है। इसके बाद अब देखिए अब क्या होता है इसको में कि स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको पूछ देगा। तो याद रखना है कि शुरुआत आपको 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था
और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, 28 जुलाई से पहले एक घटना याद रखिएगा कि जैसे 28 जुलाई के पहले आपको 28 जुलाई के पहले जो है आपको ध्यान रखना है 28 जून को याद रखना है। 28 जून को ही इसको फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था और एक महीना बाद में युद्ध का घोषणा हो गया और युद्ध चलना शुरू हो गया, यानी कि एकदम पूरे एक महीना बाद में कंप्लीट हुआ। यानी कि 28 जून को फर्डिनेंड की हत्या हुआ और 28 जुलाई को प्रथम विश्व युद्ध का आगाज हो गया। ठीक है, कारण आपने देखे। अब उसके बाद में देखिएगा सैनिक लगभग में प्रथम विश्व युद्ध में 1 करोड़ के आसपास सैनिक मारे गए थे। उसके बाद में अन्य नाम इसको कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम विश्व युद्ध का अन्य क्या नाम है, तो आपको याद रखिएगा महान युद्ध या द ग्रेट वार प्रथम विश्व युद्ध को जाना जाता है। भारतीय सैनिक किसको साथ दिया था या प्रथम विश्व युद्ध में, तो इंडियन फोर्स था, यानी कि भारतीय सैनिक था। उस समय आपको ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ रही थी, क्योंकि ब्रिटिश सेना उस समय जो है आपको ब्रिटिश का कब्जा था भारत पे, इसीलिए आजादी दिलाने के लिए मजबूरी में जो शर्त माना गया था, तो आपको इसको ब्रिटिश की ओर से लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में। अब उसके बाद में देखिएगा जैसे समाप्ति किस संधि से, प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति है वर्साय के संधि से होता है और यह 1919 में होता है और 1919 में यह जो है वर्साय की संधि से समाप्त होता है और इस संधि में ही जर्मनी पर कठोर शर्त रखा जाता है, जितना भी प्रथम विश्व युद्ध में हानि हुआ है उस सभी का भरपाई करने के लिए जर्मनी पर बोझ डाल दिया जाता है। और यही कारण है कि जर्मनी को मजबूर हो गया दूसरा विश्व युद्ध करने पर, उसका मजबूरी हो गया कि दूसरा युद्ध करना ही पड़ेगा, तो वही उसको कोई जीने का सहारा मिल सकता है और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का नींव भी डला गया था। चलिए आशा करते हैं कि यह समझ में आ गया। थोड़ा सा टाइम लगा है, कोई बात नहीं, टाइम ही लगेगा, तो ये आपको सफलता टाइम मांगता ही है साथियों। आगे देखिएगा 44 नंबर है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। दिए गए ऑप्शन में आपको बांग्लादेश जो है आपको सही जवाब हो जाएगा, यह G20 का सदस्य नहीं है। G20 में कुल 20 देश सदस्य हैं, वर्तमान में 19 शायद लगभग में है, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं है। अब एक एक पॉइंट को समझिएगा। जैसे G20 में 20 सदस्यीय संस्था है और यह समूह जो है एक समूह है और यह समूह मुख्य रूप से विकसित देश और विकासशील देश के अनौपचारिक समूह है। विकसित देश और विकासशील देश, यही 2 देश इस G20 में शामिल है। स्थापना के बात करें तो आपको यह 1999 में इसका स्थापना हुआ था साथियों। इसका उद्देश्य G20 का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक नीतियों जो अलग अलग देश में है उसको समन्वय बनाना, यानी कि सरल बनाना और एक पॉइंट पे लाना। जलवायु परिवर्तन पे भी इसको काम करना है, स्वास्थ्य पे और इसको विकास के मुद्दे पर भी चर्चा करना इसका काम होता है G20 का। अब याद रखिएगा कि G20 की अध्यक्षता है भारत में कब हुआ। भारत जो है आपको 2022 से 2023 यानी कि 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्षता किया है। यह पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और इस समय आपको 18वां शिखर सम्मेलन था जो आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस समय जो थीम रखा गया था वो 2023 वाले G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम रखा गया था वासुदेव कुटुंबकम का थीम रखा गया था। और आज इस वीडियो में इतना ही।
आप लोग इस वीडियो में भी आपको प्यार बरसाते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इसके बाद वाले जो आपको प्रश्न है उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को है दबा के शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जहां भी हो आपको शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।